स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो उसका मैंने थ्योरी कराया था। अब इस चैप्टर से जितने आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको मैं लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको इसमें बताना है कि कौन गलत है, यानी कि 3 सही होगा और 1 गलत होगा। चलिए, पहला ऑप्शन है कि इस शिक्षा के अंतर्गत यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। तो ये सत्य है। तो हमको क्या खोजना है? असत्य खोजना है। ध्यान रखिएगा, हमको असत्य खोजना है। तो ये तो सत्य है, तो इसका आंसर नहीं होगा। इस शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। तो साथियों, हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको असत्य खोजना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत हस्तपरक गतिविधियों पर भी बल दिया जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि 3 सही है। तो बच गया क्या? एक आपका गलत होगा। अगर इसको छांट लेते हैं तो भी आपका एक गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन नहीं किया। अरे भाई, किया है। जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं किया, लेकिन गलत है। किया है वो जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर साथियों असत्य हमको खोजना था, तो असत्य आपको मिल गया, यहीं पे असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग भी बनाते चलिए क्वेश्चन को, इसका जवाब देते चलिएगा, कमेंट करते चलिए। किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं? ये कथन कौन बोला है आपको बताना है। कौन मनोवैज्ञानिक बोला है कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं, त्रिध्रुवीय प्रणाली है? वुडवर्थ ने कहा था, या स्किनर ने कहा था, या जॉन डीवी ने कहा था, या गिजू भाई ने कहा था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। तो साथियों, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। पहला है, शिक्षा शास्त्र अध्यापकों को यह बताता है कि बालकों को क्या एवं कैसे पढ़ाया जाए। दूसरा है, शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि बालकों का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समाज की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तो अब इन तीनों ऑप्शनों के क्या करना है? कहा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब हमको बताना है कि कौन कथन भाई इसका सही है। तो साथियों देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या था? शिक्षा शास्त्र अध्यापकों को यह बताता है कि बालकों को क्या एवं कैसे पढ़ाया जाए। तो हाँ, आपका ये पैडागोजी बताता है कि शिक्षा शास्त्र ये बताता है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो एकदम ये बात सही है। शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा एवं संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, तो ये भी सही है। बालकों का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समाज की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तो हाँ, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बनना है डॉक्टर, आप इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अनुरूप होना चाहिए। तो ये भी सही, यानी आपका तीनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन में 1 एवं 2 रखा है, और दूसरा ऑप्शन में 2 एवं 3 रखा है, और तीसरा ऑप्शन में 1 एवं 3 रखा है, और चौथा ऑप्शन में ये सभी है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि सभी इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत है, या चयन का सिद्धांत, या लोकतांत्रिक सिद्धांत, या ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा जरा आप लोग बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। आपको ये बताना है कि इन सभी में कौन जो है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, इन सभी ऑप्शनों में। तो साथियों प्रेरणा का सिद्धांत भी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत भी है, लोकतांत्रिक सिद्धांत, ये सभी होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपको आगे विचार करने के लिए ऑप्शन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे, सुनेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होते हैं। तो हाँ साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है, तो ये भी सत्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। हाँ, आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य ही है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, सभी प्रकार का विकास हो उसका, तो ये भी कथन सत्य है। बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता एवं सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करती है। तो हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता एवं सामाजिकता की भी शिक्षा प्रदान करती है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये तो तीनों सही है। तो देखिए किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है 1 एवं 2, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है 2 एवं 3, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है 1 एवं 3, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है ये सभी। तो मित्रों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। उपयुक्त जितने कथन तो आपको सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करने का काम कीजिए, बनाते चलिए। छठा प्रश्न जो है, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ आपको बताना है सत्य नहीं है। देखिए बार बार आपको सीटेट कंफ्यूज करता है, कहीं असत्य चुनने के लिए दे देगा, कहीं सत्य नहीं है यानी कि गलत चुनना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है कि सत्य नहीं बताना है, गलत है। तो पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। तो नहीं। दूसरा ऑप्शन है इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। तो हमको क्या चूज करना है? हमको तो सत्य नहीं चूज करना है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए तो यही कहा जा रहा है कि नहीं रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है इस शिक्षा के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य रूप से परियोजना विधि, समस्या विधि एवं क्रियाकलाप विधि पर बल देती है। बिल्कुल बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन सभी पर बल देती है। परियोजना विधि, समस्या विधि एवं क्रियाकलाप विधि पर भी बल देती है। तो हमको सत्य नहीं चुनना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। शिक्षा के अंतर्गत, इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं रखा जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी से क्वेश्चन है, जरा आप लोग बनाइएगा, इसको जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। किनके द्वारा रखी गई थी अभी आपको बताना है। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन में ही है, जरा कमेंट कीजिए। तो पहला मारिया मोंटेसरी के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, तो तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है लेविन कट के द्वारा। तो क्या आंसर होगा जरा आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मारिया मोंटेसरी के द्वारा ही मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई, ये इटालियन शिक्षा विधि थी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको गलत चुनना है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। तो साथियों हाँ, लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना करना है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपका कहता है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं,
बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल, बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए एक अध्यापक को। नेक्स्ट ऑप्शन है, बालकों की अभिरुचि एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। तो हाँ, किया जाना चाहिए। तो हमको क्या करना था, सत्य नहीं है बताना था। तो 3 को तो सत्य है, तो बचा क्या, उसका जवाब दे दीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है। तो बताइए, शिक्षा समाज में कभी भेदभाव बढ़ाएगी कि भेदभाव को दूर करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमको सत्य नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सूची में है, बताइएगा आप लोग। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार है और केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन में रखा है मानवतावादी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन में रखा है संरचनावादी शिक्षा, और तीसरा ऑप्शन रखा है मॉन्टेसरी शिक्षा। तो इसका केंद्र बिंदु क्या क्या है आपको बताना है। इधर रखा है सूची 2 में तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम। दूसरा ऑप्शन में रखा है विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण, और तीसरा ऑप्शन में रखा है कला एवं सामाजिक विज्ञान। तो आपको मिलान करना है शायद इसका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए आप लोग, बताइए। तो मानवतावादी शिक्षा किस पर बल देगा भाई, समाज से न रिलेटेड होगा। देखिए किस ऑप्शन में सामाजिक की बात कर रहा है। तो देखिए मित्रों, तो मानवतावादी शिक्षा कला एवं सामाजिक विज्ञान की बात करेगा, ठीक है। और संरचनावादी शिक्षा तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम पर बात करेगा, केंद्र बिंदु होगा उसका। और मॉन्टेसरी क्या करेगा बताइए, विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण पर बल देगा, उसका केंद्र बिंदु ये है। तो किस ऑप्शन में जरा देख लिया जाए। पहला ऑप्शन में दिया है 2 1 3, तो ऐसे तो नहीं होगा, पहले तो 3 होगा। तो पहले 3 वाला ऑप्शन को छांट ले, तो इसमें नहीं है 3 भाई, इसमें भी 3 पहले नहीं है, इन दोनों में है। तो 3 के बाद पहले 3 हो जाएगा, इसके बाद में आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका 2 मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान से, आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, बनाइए इसको। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि SSA। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है, बताइए। तो साथियों, है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम में है आपका सर्व शिक्षा अभियान, इसी के लिए लाया ही गया था। इसके अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था। तो हाँ, दिया गया था। तीसरा ऑप्शन है, इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था। तो हाँ, इस पर भी बल दिया गया था। तो तीनों सही है। अब देखा जाए क्या कहा जा रहा है ऑप्शन में, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों सही है। देखिए, पहला ऑप्शन में दे रखा है 1 एवं 2, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है 2 एवं 3, और तीसरा ऑप्शन में दे रखा है 1 एवं 3, और चौथा ऑप्शन में दे रखा है ये सभी। तो क्या होगा आंसर, जरा कमेंट करके बताइए। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। आप लोग भी कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिड डे मील से है। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुई थी। कर्नाटक या तमिलनाडु या केरल या उत्तर प्रदेश, किस राज्य से हुई थी, जरा आप लोग बताएं। आपके कमेंट का हमें वेट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों, मिड डे मील की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 से, कब, तो 15 अगस्त 1995 से कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपको तमिलनाडु से। तो जब यहाँ से शुरू हुआ 95 से, तो पक्के पकाए भोजन नहीं था, उस वक्त सूखा भोजन दिया जाता था। तो पक्के पकाए भोजन जो है आपको 1 सितंबर 2004 से दिया जाने लगा। कब, तो 2004 से, याद रखिएगा, 1 सितंबर 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को।
लेकिन बाद में पक्के पकाए हुए भोजन, इस योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिलता था, उनके परिवार वालों को मिल जाता था। इसलिए सरकार चेंज किया और पक्का पकाया भोजन 2004 से शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ आपको क्या बताना है मित्रों, तो सत्य बताना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है, यह अधिनियम देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो साथियों ये तो है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो हाँ मित्रों, लागू किया गया, लेकिन जो ये एक्ट है 2009 में आया, समझे। ऐसा लागू करने वाला आपका देश 135वां भारत बन गया। और जो है इस योजना का रफ कार्य 2005 में हुआ था और कैबिनेट में 2 जुलाई 2009 को पास हुआ था और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हो रहा है और लोकसभा में कब 4 अगस्त 2009 को और राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को इस पर साइन किया गया। तो इसको लागू होते होते 1 अप्रैल 2010 में पूरा देश में लागू हुआ। इसमें 7 जो है चैप्टर आता है और ब्लॉक 38 आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो हाँ, ये मौलिक अधिकार है। तो चलिए देखते हैं किसका इसका जो आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है 1 एवं 2, दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है 2 एवं 3 और तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है 1 एवं 3 और चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है ये सभी। तो मित्रों ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला, पढ़ाने की उत्सुकता। दूसरा, धैर्य एवं दृढ़ता। तीसरा, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए उन शिक्षकों को। या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। बार बार विद्यार्थी यहाँ गलती करता है, तो आप लोग गलत मत करें। जरा इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यहाँ आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे महत्वपूर्ण। तो साथियों अगर प्राथमिक स्तर की बात किया जाए तो किसी भी शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह विद्यालय में धैर्य एवं दृढ़ता बनाए रखे। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु प्राणी होते हैं तथा विद्यालय में अध्ययन के दौरान शिक्षक से कई प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं तो जो विषय एवं उनके परिवेश पर आधारित होता है, जो भी प्रश्न पूछेगा उसके विषय एवं परिवेश से आधारित ही रहता है। तो इसलिए शिक्षकों को धैर्य एवं दृढ़ता की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब शिक्षा का कैसा उद्देश्य होना चाहिए जरा आप लोग बताएं। विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए जरा बताएं आप लोग, कमेंट कीजिए। तो साथियों आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो साथियों व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित या छात्र केंद्रित या प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो क्या होगा सत्तावादी स्तर, क्या होगा इसका आंसर जरा आप लोग बताएं। आपके कमेंट का हमें वेट है। तो साथियों शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है बताइए। शिक्षक केंद्रित होता है क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षा में शिक्षक की क्या होता है, सर्वोपरि होता है। कौन, तो शिक्षक, न कि बालक। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास एवं सृजनशीलता क्रिएटिविटी का विकास नहीं होता है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है जरा आप लोग पढ़िए और बनाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि 1 से
कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए शिक्षार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा जरा आप लोग बताएं। 200 से अधिक है संख्या विद्यार्थियों की तो क्या अनुपात होना चाहिए आपको बताना है। 30 या 40 या 35 या 50। ऑप्शन नंबर 4 में 50 है तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग कमेंट करिए तो बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 200 से अधिक है तो आपको मित्रों मैंने आपको क्या बताया था, इसका रेशियो बताया था ना। क्या प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है कि किस शिक्षा की, कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा है तो कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए हम आपको क्या बताए थे। अगर कक्षा 1 से 5 हो तो 30 जो है विद्यार्थी पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 200 से अधिक है तो यहाँ कितने, तो क्या होगा इसका आंसर जरा बताइए आप लोग, उसका रेशियो निकालिए और बताइए। 30 पर एक होना चाहिए और एलिमेंट्री में कितना होना चाहिए, 35 पर एक होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 में 35 पर एक टीचर, 35 विद्यार्थियों पर एक। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा आपका बताइए। 200 से अधिक है, कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। देखिए किस में है 30:1, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे के प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। कितना होना चाहिए आप लोग बताइए, एक घंटे में न्यूनतम कार्य एक अध्यापक को कितना करना चाहिए, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन में है 40 घंटे, दूसरा ऑप्शन में है 45 घंटे और तीसरा ऑप्शन में है 50 घंटे और चौथा ऑप्शन में है 55 घंटे। तो क्या होगा जरा आप लोग बताइए एक सप्ताह में। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 घंटे। एक सप्ताह में आपको कितना होना चाहिए, तो 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा जरा आप लोग कमेंट करके बताइए मित्रों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा जरा आप लोग कमेंट करके बताएं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य पूछ रहा है, घबराएंगे नहीं, यहाँ गलत मत करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का यह उद्देश्य है, समझे। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है या मानसिक शक्ति बढ़ती है, या परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और मास्टरमाइंड चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ करके विनती गुजारिश करता हूं कि आप लोग घर में ही रहे और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहे। और इस वीडियो को आप अपने सारे मित्रों में, सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी देख सकें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।